नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष द्विवेदी। विशेष क्या है? विशेष ये है कि आपकी जान बचना जरूरी है। मुंबई का बारिश से एक अलग सा रिश्ता है। जहां मुंबई का बारिश मॉनसून को बड़ा खूबसूरत बनाता है। आप पिक्चरों में देखते हैं किस तरीके से मरीन ड्राइव के आसपास आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, गाने बनते हैं। और एक पिक्चर आई थी वेकअप से रणबीर कपूर की, वहाँ तो कहते हैं कि मुंबई की जो मॉनसून है वो कितना खूबसूरत है। इसमें मस्ती होती है, मरीन ड्राइव होता है, लोग निकल पड़ते हैं, कुछ लोग बांद्रा वर्ली सीलिंग के नज़ारों का आनंद उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग तस्वीर है। ये तस्वीर आपको कम लोग दिखाते हैं, पिक्चरों में नहीं रोमांटिसाइज नहीं करी जाती, लेकिन ये दर्दनाक है। ये दूसरी जो तरफ ये बारिश लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ती है, ज़िंदगी अस्त व्यस्त करती है। सड़कों पर बारिश के चलते सैलाब सा दिखने लगता है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाना एक जंग पर जाने से जैसा लगता है। मगर इन सब के बीच सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मुंबई की सड़कों पर निकलने वाले जानलेवा गड्ढे, जिनकी तादाद 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों में है। और गड्ढे रोज़ बढ़ जाते हैं। एक गड्ढा भरो तो दूसरे और तैयार हो जाते हैं। और ऐसे में बारिश के मौसम में जान हथेली पर रखकर सफ़र करना पड़ता है। और आज से नहीं, सालों से हाल है। ये समस्या बारिश के दौरान गंभीर तो लगती है और सरकारें चिंता भी जताती हैं, मगर बारिश खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी इससे अछूते किस्से नहीं हैं। आज इन्हीं कातिल गड्ढों पर होगी हमारी नज़र, अपने एक्सपर्ट से होगी चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। देश में बारिश इस समय आफत बनकर बरस रही है। कई राज्यों में इस वक्त रास्ते तालाब बन गए हैं। जो गड्ढे अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। जहां पिछले दिनों इन गड्ढों की वजह से ठाणे जिले में एक व्यक्ति की जान चली गई, वहीं मुंबई की सड़कों में ऐसे न जाने कितने गड्ढे हैं जो कभी भी किसी की जान ले सकते हैं, क्योंकि बारिश के दौरान पता ही नहीं चलता कि कहां गड्ढे हैं और कहां सड़क। महाराष्ट्र में पिछले सीजन में इन जानलेवा गड्ढों की वजह से कई ऐसे हादसे हुए जिसमें लोग या तो बुरी तरह से घायल हो गए या फिर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई जैसे जिलों में अक्सर बाइक सवार ऐसे जानलेवा गड्ढों का शिकार होते रहे हैं। हालांकि मानसून शुरू होने से पहले गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा किया था, मगर बरसात उनके दावों की पोल खोल कर रख दी है। बीएमसी के मुताबिक इस साल 1 अप्रैल 2022 से 7 जुलाई 2022 तक उन्होंने करीब 7,211 गड्ढों को भर दिया है। साथ ही बीएमसी ने नागरिकों के लिए गड्ढों के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, टोल फ्री टेलीफोन नंबर जैसे अलग अलग विकल्प उपलब्ध किए हैं। बता दें कि मुंबई शहर में करीब 2055 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इनमें से 1255 किलोमीटर डामर और 800 किलोमीटर कंक्रीट की सड़कें हैं। डामर सड़कों में बिटुमेन के गुणों के कारण मॉनसून के दौरान पानी के संपर्क में आने के कारण अक्सर सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, जो हादसों को दावत देते हैं। गड्ढों की समस्या सिर्फ मुंबई की ही नहीं बल्कि देश की भी है। साल 2016 से 2020 के बीच देश में 29,000 हादसे सड़क पर सिर्फ गड्ढों के कारण हुए हैं, यानी रोजाना 16 हादसे सड़क पर गड्ढों की वजह से हुए। जब 2013 से 2017 के बीच हमारे देश में सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से 14,926 लोगों की मौत हुई है, यानी 5 साल के भीतर हर रोज 8 नागरिकों ने अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवाई क्योंकि सड़क पर गड्ढे रहे। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करते हैं। सुधीर कृष्णन जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर सर, एक होते हैं गड्ढे, चलिए सड़क खराब हो गई, धीमे धीमे करके आपको जाना पड़ रहा है, जो आपकी स्पीड है वो रुक जाती है। एक गड्ढे हैं जिनको हम कातिल गड्ढे कहते हैं। हम कातिल गड्ढे क्यों कहते हैं? ये एक अच्छी खासी चलती सड़क के बीच में आपको मिल जाएंगे और आप चलते चलते, अगर आप 4 व्हीलर पे कई बार आप चलते हैं, आपको इतना झटका लगता है। जो आप 2 व्हीलर पे होते हैं, पहले तो आपकी बैक का इशू और अक्सर इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये कैसे हो जाता है कि एक अच्छी खासी सड़क है, उसमें एक गड्ढा आपको एकदम से एक क्रेटर की तरह निकल के आ गया है?
देखिए, शहरों में रोड के गड्ढे, इसको हमको मनन करने की ध्यान देने की ज़रूरत है, अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपने बताया तो सभी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि शहर की रोड का मतलब केवल कैरेज वे नहीं है, जहाँ पर भी डामर लगा रहता है। शहर की रोड का मतलब बाय डेफिनिशन रोड प्लस ड्रेनेज प्लस फुटपाथ, 3 चीज़ें मिला के रोड होती हैं। और जब रोड का एस्टीमेट बनता है तो तीनों का ध्यान रखना चाहिए। जब रोड की रिपेयर का काम दिया जाता है उसका एस्टीमेट बनता है, तब भी तीनों का हर चीज़ का सुरक्षा का है। ये तो पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जब ड्रेन खुले रहेंगे, जो कि रहना चाहिए उनको, तो बरसात का पानी ना सड़क पे ना रुकने के बजाय वो बह के निकल जाएगा। और कहाँ जाएगा? वो नालों के होते हुए वो तालाबों में जाएगा, तालाब भरेंगे, वो अंडरग्राउंड वाटर का जो है रिचार्ज होगा और नदियों में पानी पहुंचेगा। तो वो सड़कों पे और शहरों में फ्लडिंग जो है उसके बजाय वो हमारा भला करेगा। तो रेन वाटर जो है हमारे भले के लिए है, बल्कि ना कि हमारे लिए एक समस्या बन जाए। ये दूसरा बिंदु हुआ। शानदार। और तीसरा क्या है साहब कि ये हमारे अगर आप शहरों की रोड सुधीर सर हमारे साथ, मैं आपके पास फिर से आता हूँ एक बार, लेकिन शांतप्पा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि टाउन प्लानर हैं, एक्सपर्ट हैं। शांतप्पा सर, ये सवाल मैं अभी थोड़ी देर पहले सुधीर कृष्णन जी से ही पूछ रहा था। ये एक सड़क पे गड्ढे होते हैं। आप अगर मुझे पता नहीं कि आप मुंबई से हैं कि, लेकिन आप मुंबई की बात करें, मुंबई में एक वर्ली सीलिंग है और वर्ली सीलिंग के आसपास की सड़क है। उस सड़क पे आज जब भी गाड़ी चलाएं ना कभी गड्ढा होता है, गाड़ी उसी स्पीड से चलती है, बड़ी अच्छी चलती है। लेकिन उस एरिया से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो गड्ढों की भरमार हो जाती है। तो क्या ये क्वालिटी ऑफ रोड्स का भी थोड़ा बहुत इशू है कि एक तरह की सड़क कहीं बनी जा रही है, एक तरह की सड़क कहीं बन रही है, और उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक सड़क पे गड्ढे नहीं होते हैं और एक सड़क पे हमेशा गड्ढे हो जाते हैं। जी, व्हेन वी डिज़ाइन, तो हम लोग जब ये रोड को डिज़ाइन करता है कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, तो क्या होता है, वी ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन कैरेजवेज एंड वी हैव टू, वो सब रोड का जो जगह होता है ना, रोड लैंड बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी एंड रोड लैंड, वो जो है ना, वो सबका साथ वी हैव टू डिज़ाइन इट लाइक दैट। एंड when the rain comes, definitely the water should run away. To the drains, side drains, and it should not percolate in the tar or whatever material they use, and it should not happen like that. And we should build all weather roads, because a lot of heavy vehicles, all those vehicles are moving on, and it creates friction with the wet part. वो क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होने से वो सब निकल जाता है। and quality is also important, and we have to look into all these issues. Otherwise what happens is, today you construct one road, and after 3 months or 2 months or even in 1 week also, and we have lots of examples that potholes are developing these days, and it has become synonymous with life in all the urban areas, not only in Bombay, even in Bangalore, even in other cities also it has become. And the executing authorities will have to be very strict in doing all these works. Otherwise what happens is, once you create a particular asset, it has to come for a long time. Otherwise what happens? चलिए सुधीर सर, आपके पास वापस आना चाहूंगा घूम के। क्या कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारियां तय करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, बात तो जान की है। जब अगर आप गलती से किसी की जान ले लेते हैं तो आपके ऊपर एक धारा लगती है कल्पेबल होमिसाइड की। लेकिन यहाँ पे जब एक जो मोटरसाइकिल सवार होता है, जब उस गड्ढे में गिर के उसकी जान जाती है ना, तो उसके परिवार को ये पता नहीं होता कि आखिर इसका मामला किस पर दर्ज करें। क्या यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत जरूरी है? ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही। एक समय आ गया है कि इसमें लीगल डायमेंशन भी इसका देखा जाए कि रोड जिसकी है, जो रोड का ओनर है,
उसकी गलती से अगर रोड मेंटेन नहीं हुई है और उस वजह से अगर किसी को एक्सीडेंट हादसा हुआ है और उसको चोट लगी है तो रोड ओनिंग, क्योंकि अभी तक क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेके बात छूट जाती है कि आपको एक्सीडेंट का क्लेम या मिला, और वो भी किसी को मिलता है किसी को नहीं भी मिलता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आपको बचा के चलाना चाहिए था वगैरह वगैरह। सो इसलिए आपकी बात में बिल्कुल वेट है और उसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि देखिए, जिम्मेदारी दे के पनिशमेंट देना तो एक चीज़ हुई, लेकिन अगर हम उसको मैनेजमेंट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, मैनेजमेंट को संभालेंगे नहीं, तो ये बात, क्योंकि जिम्मेदारी फिर बिखरती चली जाती है, फिर इसमें कौन जिम्मेदार है होते हवाते ही साल भर निकल जाएगा। इसके बजाय आप ये देखें कि जब रोड का मैनेजमेंट हम करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस के लिए देते हैं, तो उसमें दो चीज़ें हमें देखनी होंगी समय बदलते समय और पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ। पहला तो ये कि गड्ढे भरने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साल भर रोड को मेंटेन करने का देना चाहिए। उसमें ये टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए कि हर दिन रोड अच्छी रहेगी, ना ये कि जब गड्ढे बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब उसको भरा जाएगा, और वो तो कोई माने नहीं रखता है। और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, हाईवेज पर रोड मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट सालों से दिए जा रहे हैं, कई दशकों से इस तरह दिया शुरू हुआ है और अब और भी बढ़ गया है, जिसमें कि साल भर के मेंटेनेंस, साल 2 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डे अपकीप ऑफ द रोड, नॉट ओनली व्हेन द रोड गेट्स डैमेज्ड, उसके बाद भरना। एक तो ये, और दूसरा ये भी कहूँगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड दे शुड थिंक कि उनको खुद ही अपना स्टाफ रखना चाहिए रोड मेंटेनेंस के लिए, वरना जब गड्ढा बनेगा तो उसका एस्टिमेट बनेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बुलाए जाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, फिर वो बनेगा, होते हवाते तो कितने एक्सीडेंट हो चुके होंगे। उसके बजाय अगर म्यूनिसिपैलिटी अपने स्टाफ से काम कराना शुरू करे, अगर उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देने में दिक्कत है किसी वजह से, तो फिर वो अपने स्टाफ से करें, जो कि रोज का रोज जिम्मेदारी लेके करे। अगर ये सब नहीं, और तीसरा मुझे ये कहना है कि दोनों हालत में रोड के कॉन्ट्रैक्ट में रोड के साथ साथ ड्रेन और पाथ तीनों का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, ना केवल पॉटहोल भरने का। उसका ड्रेन भी साफ रहेगा तब जाके ही वो पानी निकलेगा, वरना कॉन्ट्रैक्टर भी हाथ खड़े कर देगा या फिर उससे झगड़ा करते रह जाएंगे हम, क्योंकि वो कहेगा कि आपकी ड्रेन खराब थी इसलिए पानी आया, इसलिए रोड खराब हुई, हम कहेंगे तुमने अच्छी रोड नहीं बनाई इसलिए। और चौथा और फाइनल पॉइंट इसमें मैं ये कहूँगा कि रोड के यूसेज की स्टेटस भी चेंज होता जा रहा है। कोई रोड बनी थी जब, तब उसमें लाइट ट्रैफिक चलती थी, समय के बदलने के साथ साथ कहीं कहीं पर हेवी ट्रैफिक भी चलने लगी है, लेकिन रोड का ओरिजिनल जो है उसका बेस वही पुराना बेस है, तो उस पर रिपेयर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो रोड के लिए, क्योंकि फिर से हैवी व्हीकल चल रही है, वो रोड खराब हो जा रही है। तो रोड का एक प्रॉपर सर्वे करके रोड, ड्रेन, फुटपाथ, फिर मास्टर प्लान को रिवाइज करना होगा। हर एक शहर को अपना रोड प्लान बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, उसको हम सर्कुलेशन प्लान कहते हैं या मोबिलिटी प्लान कहते हैं। ये इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं, जो कि JNNURM में उसको आगे बढ़ाया गया था। सिटी मोबिलिटी प्लान सब शहर जिनको फंडिंग हुई बस की, उनको बनाने का मैंडेट कर दिया गया था। अभी भी हैं, अच्छे प्रोग्राम है, अमृत प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके तहत आवश्यकता इस बात की है, और मैं तो ये भी कहूँगा कि एक समय आ गया है कि एक नेशनल मिशन फॉर सिटी रोड्स इंक्लूडिंग ड्रेनेज एंड फुटपाथ, इसको चलाने की ज़रूरत आ गई है। क्योंकि देखिए, शहरों में इस समय रोड पर ही सब कुछ चल रहा है, रोड के भरोसे सब कुछ, स्कूल जाना है, अस्पताल जाना है, ऑफिस जाना है, लौटना है, सबको हर समय रोड के ही भरोसे जिंदगी चल रही है। या अगर आप ऑर्डर करते हैं स्विगी से या जोमेटो से, अमेजोन से, जिससे भी, वो सब रोड के भरोसे ही आ रहा है। तो देखिए, रोड को तो हमको बहुत ही आवश्यक समय ये बात हो चुकी है। आज पानी की समस्या उतनी नहीं रह गई है शहरों में, पीने के पानी की समस्या JNNURM से उसका समाधान शुरू हुआ और आज होते होते अमृत और वगैरह वगैरह में अच्छा हो गया है। लेकिन अब रोड पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और मेरा अनुरोध है सभी जो भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इस स्थिति में हैं कि वो सरकार की नीतियों पर कुछ अपना इन्फ्लुएंस डाल सकें, तो रोड के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। अब शांतप्पा जी, आपके पास आता हूँ मैं इसी सवाल को लेके। एज अ टाउन प्लानर आपको क्या लगता है, क्या एक अप्रोच में चेंज की ज़रूरत है, क्या एग्जीक्यूशन में चेंज की ज़रूरत है, या क्या प्लानिंग में चेंज की ज़रूरत है कि इस तरीके के हादसे ना हो? देखिए, जब सरकार के आंकड़े आते हैं तो कई बार कहने में लगता है कि अच्छा देखिए, दिन में केवल 4 हुए, 5 हुए, लेकिन जिसके परिवार से कोई जाता है वो उस दुख को जानता है, वो उस बात को समझता है कि आप सुबह ये बोल के आए थे कि चलिए अब शाम को क्या खाना है, तो माँ ने कहा था कि आज लौकी की सब्जी बनाएंगे, आप वो सब तैयार हैं, और देखा मालूम पड़ता है कि सड़क के गड्ढे के चलते अब एक जान चली गई। क्यों, क्या करा जाए कि हर एक जान बचाई जाए यहाँ पर?
जी, मैं ये कहूँगा, ये प्लानिंग में जो होता है, and especially in the preparation of master plans for urban areas, so we always take into account the circulation pattern and the road pattern and all other urban roads we take into account. And I mean, actually क्या होता है, the execution is more important, and that is why the municipal urban corporations or municipalities will have to take into account the execution is more important as far as the quality of roads are concerned. So इसलिए I mean planning में तो हम लोग we always do some kind of good works while planning the urban areas, all the connectivity and other things and all those things. But what happens is, especially the drainage pattern जो होता है ना हमारा ये शहर में, वो हम लोग always block करते हैं in the name of developments, and the water during heavy rains it spills over the road. हमारे साथ चंद्रभद्र, हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं मुंबई से ही। अभिषेक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हर बार ये एक ऐसा लगता है कि हमारी प्रोग्रामिंग अब एक थोड़ी बोरिंग सी हो गई है, कई बार लग जाता है, क्योंकि हर बार हम कैंपेन भी करते हैं, आप भी हर बार सड़क पे ही पाए जाते हैं, सरकार से सवाल भी पूछते पाए जाते हैं, लेकिन इसका सलूशन कभी निकला ही नहीं है। ये एक रूटीन सा हो गया है कि जब मुंबई में मॉनसून होगा तो गड्ढे होंगे, हादसे होंगे, हम भी प्रोग्राम करेंगे, हम भी कैंपेन चलाएंगे, सरकार बोलेगी अगली बार तो सब सही होगा, लेकिन उसके बाद से एमएलए खरीदने की बात आती है, रिजॉर्ट बुक हो जाते हैं, एमएलए इधर से उधर करने की बात आती है, फ्लाइटें बुक हो जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी जो टैक्स भर रहा है उसको लेकर क्या कोई ठोस प्लान सरकार के पास है इस पूरे मुद्दे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ऑरेंज अलर्ट के चलते ये हालत हुई है मुंबई की पिछले 6 से 7 दिनों में, और तमाम बीएमसी के दावों की पोल जगह पर खुलती नजर आई। अगर आपको बता दें, अंधेरी का सबवे, वो दृश्य जब हम देखते हैं, पूरी तरीके से बाजू में एक पंप रखा गया है, लेकिन पंप भी कि कभी न कभी असमर्थ हो जाता है वहाँ से पानी निकालने के लिए, और वो पूरा का पूरा सबवे बंद करना पड़ता है। हालांकि कुछ हद तक बीएमसी को सफलता मिली है, किंग सर्कल और हिंद माता के एरिया में जो पानी जल भरा होता था उसको कंट्रोल करने की, लेकिन जब ऑरेंज अलर्ट में ये हालत है, अगर रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाए या आगे मौसम विभाग की चेतावनी को अगर मद्देनजर देखा जाए तो पूरी की पूरी मुंबई डूबती नजर आएगी। और आपने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि हम भी कहीं ना कहीं, प्रशासन भी हर बार भूल जाता है, जबकि हम बार बार याद दिलाते हैं कि आपको गड्ढे भरने हैं, जल भराव की समस्या का निवारण करना है, लोकल ट्रेन की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या अगर मुंबई कर फेस करता है तो वो है ट्रैफिक की। बारिश जैसे ही थोड़ी सी चालू होती है और वाटर लॉगिंग, जल भराव के चलते जिस तरीके से मुंबई एक तरीके से रुक सी जाती है, हम हमारे दृश्य में देख सकते हैं, इसका निवारण होता दिखाई नहीं दे रहा है। हर बार बीएमसी ये कहती है कि हम बैठकें बुलाते हैं, तमाम ऐप्स लॉन्च किए गए कि आप पॉटहोल बताएं और हम गड्ढे भर देंगे, लेकिन गड्ढे वहीं के वहीं हैं, मुंबई हर बार डूबती है और हम भी हर बार सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार मॉनसून के बाद फिर स्लीप मोड में चली जाती है और फिर इसके ऊपर कुछ होता दिखाई देता नहीं है। कुछ प्रयोग जिस तरीके से बीएमसी ने किए हैं, किंग सर्कल की बात करें या दादर हिंद माता की बात करें, वो सफल हुए हैं, लेकिन इस के प्रयोग और भी होने चाहिए, तमाम गड्ढे भरने चाहिए। और जो मुंबई कर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो हम टैक्स पे करते हैं उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, ना कि हर बार छोटी सी बारिश में यह हालत है। अगर मौसम विभाग रेड अलर्ट की घोषणा करता है तो इस वक्त हम भी नहीं तैयार है, ना कि बीएमसी तैयार है, और ना ही हम किस तरीके से सुरक्षा की जाएगी ये हम बोल नहीं सकते। तो इस तरीके की हालत मुंबई कर हर बार फेस करता है। मीडिया के माध्यम से हम प्रश्न उठाते हैं, लेकिन प्रशासन अपना एक दूसरे पर, बीएमसी कहेगी वो पीडब्ल्यूडी का काम है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहेगा कि वो राज्य सरकार का काम है, उसके बाद बीएमसी कहेगी कि ये कॉन्ट्रैक्टर की गलती है,
तो हम किसके ऊपर प्रश्न उठाए, ये भी सवाल बरकरार है। लेकिन इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, तमाम दिक्कतों के बाद अगर कोई पिसता है तो वो टैक्स पेयर मुंबई कर पिसता है, और हर बार की तरह हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और चाहे बीएमसी हो, राज्य सरकार हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनको हम सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन इसका समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा। फिर बारिश आएगी, फिर सामने आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तमाम दावे फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई पिसेगा तो वो है मुंबई कर। अभिषेक, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने बात की, जिम्मेदारी क्या तय करना जरूरी है। देखिए, मैं कुछ समय पहले बात कर रहा था कि अगर आप किसी भी इंसान की आपके इंटेंशन के बिना किसी की मृत्यु हो जाती है, तब भी आप पे कल्पेबल होमिसाइड का केस लगता है। लेकिन यहाँ पे जब एक बालक या एक बालिका जब अपनी स्कूटर से या स्कूटी से आ रही होती हैं और एक गड्ढे में गिर के उनकी जान चली जाती है, तो माता पिता को यही नहीं पता चलता कि आखिर हम केस करें तो किस पे करें, बात करें तो किससे करें। क्या अब समय आ गया है कि एक तरीके की जिम्मेदारी तय कीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर का है तो जिस तरीके से अब एनएचएआई कर रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स के पे पेनल्टी लगाइए या किसी तरीके से आप उनको एक लीगली बाउंड कीजिए कि जिस तरीके की वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं रूट की, क्या आपको लगता है कि वो समय आ गया है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होना बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल सही। मैं आपको इसी मुद्दे पर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ ही दिन 4 या 5 दिनों का बड़ा फैसला है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को फटकार लगाई है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है, आप अगर गड्ढे नहीं भर सकते, लेकिन इतना तो करिए कि गड्ढों से होने वाली दुर्घटना तो बचा सके, लोगों की जान तो बचा सके। और जिस तरीके से जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। रोड कौन बना रहा है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना रही है तो उन पे कार्रवाई हो, बीएमसी के निगरानी में होता है तो उन पे कार्रवाई हो। कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसकी जान वापस नहीं ला पाई जाएगी। कॉम्पनसेशन अनाउंस किया जाता है। इनफैक्ट ज्यूरिडिक्शन पे भी झगड़े होते हैं कि कौन सी ज्यूरिडिक्शन, यहाँ एफआईआर हो या वहाँ एफआईआर हो। तो ये तमाम प्रशासनिक दुविधाओं में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, कॉम्पनसेशन दिया जाता है, लेकिन जो अहम मुद्दा है उसका निवारण होता अभी भी नहीं दिख रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की लगातार फटकार लगाने के बावजूद असमर्थ दिखता है हमारा कोर्ट भी, क्योंकि ये जो उनके स्टेटमेंट है कि हर बार हम फटकार लगाते हैं, हर बार आप बेबस नज़र आते हैं। और इस बार लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपने गड्ढों का सर्वे करना चाहिए, 15 दिन या 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, और इन्हें दुरुस्त करना चाहिए। तो एक चीज पहल हो रही है, लेकिन इसका ग्राउंड लेवल पे कितना अमल किया जाएगा ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन इन सब में एक इंसान की जान चली जाती है, जिसका प्रशासन को या फिर जो भी है यंत्रणा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। और ये तरीके से चीज़ें हर बार हम देखते हैं और हम रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं बेबस हो जाते हैं कि अब आगे करें क्या। लेकिन हम इन पर सवाल उठाते रहेंगे अभी भी, आगे भी, और इनके न्याय के लिए बोलते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और सही बात कही हमने, हम जब तक हैं तब तक आपके हक की बात उठाते रहेंगे, जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा। आखिरी सवाल शायद तक मेरा हो पाएगा सुधीर कृष्णन के साथ। सुधीर सर, आप तो सरकार का हिस्सा रहे हैं, आपने सरकारी चीज़ों को होते हुए देखा है बहुत करीबी से। कहाँ दिक्कत आती है? क्या इंटेंशन की दिक्कत है, क्या एग्जीक्यूशन की दिक्कत है, क्या ब्यूरोक्रेसी में दिक्कत है? ये जैसे कि बात की, बॉम्बे हाई कोर्ट हर बार फटकार लगाता है, क्या ये इतनी बड़ी दिक्कत है कि सॉल्व ना हो पाए? हाई कोर्ट या कोर्ट के भरोसे सरकार नहीं चल सकती है। कोर्ट के भरोसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलना जो है वो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी वीकनेस है और चीजें संभाल में नहीं आ रही हैं। कोर्ट का काम ये नहीं है कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी बनती जा रही हैं वो कोर्ट बताए। इसके लिए सरकारें बनाई गई हैं और संसद और विधानसभा बनाई गई है इस काम के लिए, जो कि इसमें उनको ध्यान दे रहे हैं और उनको ध्यान देने की ज़रूरत है ज़्यादा बनिस्बत इसके कि हम कोर्ट का सहारा लेते चलें हर समय। तो मैं ये कहूँगा कि कमी आपने पूछा कहाँ रह गई है, तो मैं ये कहूँगा कि जो प्रशासन में हैं उनको एक विजन, दूरदर्शिता और उनको अपना दृढ़ निश्चय बनाने की ज़रूरत है। मैं हम सबको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि यही बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोविड में इतना अच्छा काम किया। क्यों किया?
क्योंकि उन्होंने दृढ़ निश्चय बनाया और उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई और काम करके दिखाया, जो कि दुनिया में नाम फैला। और अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अच्छे काम किए हैं। बॉम्बे की चूंकि आप बात हम सब कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, और बहुतों ने किया। तो इसका मतलब ये लेकिन ये है कि वो एक इमरजेंसी आई तब, तो हमको अब इस समय इमरजेंसी मोड में रिएक्शन के उससे दिमाग से बाहर निकाल के एक प्लानर के मोड में घुसना होगा। सैटेलाइट इमेजरी उपलब्ध है कि ड्रेनेज, नेचुरल ड्रेन कहाँ जा रहा है, कहाँ पर ब्लॉक हो रहा है, सब हमें पता चल जाएगा ग्राउंड सर्वे एंड सैटेलाइट इमेजरी से। और मन पक्का करना है कि हम रोड को, देखिए जब तक हम ड्रेन को क्लियर नहीं करेंगे तब तक रोड में पॉटहोल बनते ही रहेंगे। और ये ब्लेम गेम के कॉन्ट्रैक्टर को पनिश किया जाए कि ये जूनियर इंजीनियर को पनिश किया जाए कि सीनियर इंजीनियर को, इससे वो कोई सुलझने की बात है नहीं जब तक कि विजनरी अप्रोच नहीं होगा और ये क्लियर माइंड नहीं होगा कि हमारी रोड्स को हमेशा चमकता दमकता रहना पड़ेगा। आज आप जाएं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इवन डिस्ट्रिक्ट रोड्स बहुत अच्छी हैं। शहर से बाहर निकलिए आप तो रोड्स अच्छी दिखने लगती हैं। शहर से निकलने में 1 घंटा लग जाएगा, उसके बाद के 100 किलोमीटर में आप 1 घंटे में कवर कर लेंगे। लेकिन शहर के 20 किलोमीटर में भी 1 घंटे भी लगे तो लगता है कि जल्दी ही निकले। और इतने गड्ढे, इतने थक जाएंगे आप शहर से बाहर निकलने में। लेकिन बाहर निकलते ही तो जब हमने अपना मन पक्का किया है तो हाईवेज को हमने अच्छा कर लिया है, लेकिन सिटी रोड के बारे में अभी तक प्रशासन में मन पक्का नहीं किया गया है। तो अब ये समय आ गया है कि सिटी रोड्स इंक्लूडिंग ड्रेन एंड फुटपाथ, इसके लिए हम एक मुहिम चलाएं जिसको हम चंपा के रखेंगे। अब जाकर हमारा ये काम जो है ये एक सस्टेनेबल मोड में आएगा। वरना यहाँ वहाँ जैसे मान लीजिए कि मच्छर आया उसको मार दिया, हटा दिया, इससे कि जहाँ नाले में गंदगी फैली उसको ठीक नहीं करेंगे तो मच्छर तो आते ही रहेंगे। उसके क्या, इसी प्रकार से जब तक हम ये रोड की समस्या के जड़ में, और ये इसमें मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि 10 साल लगेंगे, 1 साल के अंदर इसको हम कंप्लीट भी कर सकते हैं, ऐसा भी संभव है। और पैसे का भी मैं आप कभी आप प्रोग्राम चलिए पैसे की दिक्कत नहीं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ स्वदेश विशेष पे समय खत्म हो चुका है। मेरा उत्कर्ष चतुर्वेदी का आप सभी से मैं इजाज़त लेता हूँ। आप देखते रहिएगा 18 स्वदेश की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।